हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज ये वीडियो मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। इसमें हम लोग बात करेंगे 1 फरवरी से 8 फरवरी तक के जो करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाए हैं, वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होंगे। इन क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो प्रश्न यहाँ पर लगाए गए हैं, लगभग 51 क्वेश्चन यहाँ पर है। इन सभी को आपको अटेम्प्ट करना है और ये पिछले एक सप्ताह में जो आपने पढ़ा है उसका रिविजन यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक निर्देश भी है और आपसे निवेदन भी है कि आप एक कापी कलम लेके बैठिएगा। कापी कलम लेके जब आप बैठेंगे तो आपको साथ में जब इन क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप पॉइंट लिखते जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। वीडियो जब एंड होगा तो आप कमेंट में अपना जो स्कोर होगा जरूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने वीडियो को अटेम्प्ट किया है पूरा कायदे से। और इसी के साथ अगर जो संख्या जैसे रहती है 100 लोग 150 लोग अगर जो कमेंट करके बताते हैं तो ये जो सीरीज है रिवीजन करवाने वाली सीरीज वो हर संडे टू संडे आती रहेगी जैसे आज आ रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये आपका जो टेस्ट है करंट अफेयर का टेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 8 फरवरी 2025 तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर उनको यहाँ पर समाहित किया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। ठीक है, कब किया गया और कहाँ पर किया गया। नीति आयोग के द्वारा ये संचालित किया गया था। जो ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, किसके द्वारा आयोजित की गई थी ये जाने रहो। तो ये नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कब और कहां पर किया गया बताइए। 28 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में, 30 जनवरी 2025 को जयपुर में, 1 फरवरी 2025 को भोपाल में, या 15 जनवरी 2025 को मुंबई में। इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना जो आंसर होगा वो टिक कर लिया होगा। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। 30 जनवरी 2025 को जयपुर में, कहां पर, जयपुर में नीति आयोग के द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का मुख्य विषय क्या है। जो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह जो था, इसका जो आयोजन किया गया, इसका मुख्य विषय थीम क्या था। थीम आपको बताना है, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। डिजिटल परिवर्तन और नवाचार, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, वैश्विक व्यापार और निवेश। ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षा और तकनीकी विकास। किस थीम पर आधारित है ये जो ब्रिक्स युवा विकास परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी, ये किस थीम पर आधारित था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा और यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता पर आधारित था ये ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह। और इसके बारे में इन डिटेल मैंने अपने वीडियो में चर्चा की है। ये वीडियोस जो आज आ रहा है ये रिवीजन की तरह है, टेस्ट की तरह है। आपको पूरी संपूर्ण नॉलेज जो होती है वो डेली करंट अफेयर के वीडियो से ही मिलेगी। अगर जो आप ये सोच लें कि हम केवल ये वीडियो देख लें और हमारा पूरा तैयार हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत चीजें ही आपकी तैयार होंगी। आप टेस्ट कर सकते हैं खुद को, लेकिन सारी चीजें आपको देखना है तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो जो डेली करंट अफेयर का आता है उसको देखते रहना पड़ेगा। आगे देखिए, सुनीता विलियम्स ने कुल कितने घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक पूरा करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कितने घंटे और 6 मिनट का रिकॉर्ड पूरा करके स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 60 घंटे 21 मिनट, 62 घंटे 6 मिनट, ठीक है, 58 घंटे 45 मिनट और 65 घंटे 30 मिनट। तो जैसा कि यहाँ पर लिख गया है कितने घंटे और 6 मिनट, तो उसी से पता चल रहा है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 6 मिनट तो लिखा है, उसके आगे 62 घंटे, 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक पूरा करके नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, नया रिकॉर्ड बनाया है सुनीता विलियम्स ने। इसी क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जो तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 पर ही आधारित एक क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्बोर अंतरिक्ष में क्यों फंसे हुए हैं। अंतरिक्ष में क्यों फंसे हुए हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, ईंधन की कमी के कारण। ठीक है, ईंधन की कमी के कारण पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी कह रहा है मौसम खराब होने के कारण। ऑप्शन सी कह रहा है बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, मिशन का समय बढ़ा दिए जाने के कारण। किस कारण से फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पता ही है, बहुत चर्चा में रहा था। जो बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान था ये तकनीकी खराबी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहीं पर फंसा हुआ है। और इसी कारण से जो बुच विल्मोर है और सुनीता विलियम्स है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं, वापस नहीं आ पाए हैं। ठीक है, अभी तक। और इसी क्रम में देखा जाए, जब वो वापस नहीं आ पाए थे तो अपना जो प्रयोग कार्य था, अनुप्रयोग थे, वो वहां पर संचालित कर रही हैं। और सुनीता विलियम्स ने यहीं पर स्पेस वॉक
62 घंटे 6 मिनट का अपना मतलब 6 मिनट 62 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, 62 घंटे 6 मिनट का इन्होंने स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में गोल्ड फील्ड्स को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में अवस्थित जो गोल्ड फील्ड्स है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सिल्वर बेल्ट, ऑप्शन बी है गोल्डन ट्राइंगल, ऑप्शन सी है प्लेटिनम जोन, ऑप्शन डी है डायमंड सर्कल। किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर खास ये है कि जो विक्टोरिया राज्य के जो गोल्ड फील्ड्स है ना, इनको यूनेस्को में, कहां पर, यूनेस्को के जो धरोहर होती है, यूनेस्को स्थल के लिए नामित किया गया है। अभी मतलब स्थल का जो लिस्ट होती है ना, यूनेस्को स्थल की जो लिस्ट जारी की जाती है, उस लिस्ट में शामिल करने के लिए इसका नामांकन भेजा गया है। और इस वजह से ये जो गोल्ड फील्ड्स थे ये चर्चा में आ गए थे। ठीक है, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, इसका मैंने आपको बताया था, बहुत डिटेल से बताया था। इसको जाना जाता है गोल्डन ट्राइंगल के नाम से। ठीक है, जो गोल्ड फील्ड है इसको गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने पहले से ही समझ लिया होगा इसको। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या रह सकती है? ठीक है, यानी कि 2024-25 की जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया उसके अनुसार देखा जाए तो क्या बताया गया है कि 2025-26 में कितना परसेंट भारत की जीडीपी रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए कह रहा है 5.0 से लेकर 5.5% तक, 6.3 से लेकर 6.8% तक, या 7.5 से लेकर 8.0% तक, 4.5 से लेकर 5.0% तक। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितना रहने का अनुमान है जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6.3 से 6.8% के बीच में रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया सचिन तेंदुलकर को? बताइए, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, या पद्म विभूषण पुरस्कार। जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो आपको पता चल गया होगा कि बीसीसीआई अन्य अवार्ड जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो सीके नायडू अवार्ड है ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। और जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 1994 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1994 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में इन डिटेल मैंने आपको पूरे वीडियो में कंप्लीट करके बताया था जब मैं इसके बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ओंकोसेरकेसिस, ओंकोसेरकेसिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? आपको बताना है कि जो रिवर ब्लाइंडनेस होता है उसको समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? नाइजीरिया, घाना, केनिया या नाइजर। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? और इस देश का नाम जो है वो एक नदी के नाम पर पड़ता है। अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपने टिक कर लिया होगा, नाइजर सही है। ठीक है, नाइजर जो है, नाइजर का नाम नाइजर नदी के नाम पर पड़ा है और नाइजर है ये रिवर ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से समाप्त होने वाला, पूरी तरीके से समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है और इसको मान्यता प्रदान कर दी है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने इसको प्रमाणित कर दिया है कि रिवर ब्लाइंडनेस को पूरी तरीके से नाइजर ने समाप्त कर दिया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में शामिल होने वाले राजस्थान के शिक्षक का नाम क्या है? कौन से शिक्षक है राजस्थान के? तो ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और कोविड-19 के दौरान इन्होंने 50 से ज्यादा ऐप विकसित किए थे और अभी वर्तमान में देखा जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 100 से ज्यादा ऐप शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विकसित किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए जो शीर्ष 10 फाइनलिस्ट है उनमें नामित किया गया। इनका नाम क्या है? राजेश शर्मा, मोहम्मद इमरान खान मेवाती, सुरेश चौधरी या अरविंद मिश्रा। बताइए, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा, मुझे उम्मीद है आपने टिक कर लिया होगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरीके से आपका टेस्ट चलता रहेगा। पहले मैं जब तक समझाता रहूं तब तक आप खुद से ही एक बार अपने दिमाग में क्लिक कर लीजिए कि ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर मोहम्मद इमरान खान मेवाती जो है ये राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान के कहाँ? जयपुर। ठीक है, जयपुर के रहने वाले राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10
इंडिया रेनेसांस द मोदी डेकेड पुस्तक के संपादक कौन है? ये पुस्तक जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। किताबों के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरओ आरओ हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर एक क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐसे आते हैं जो पुस्तकों से रिलेटेड होते हैं, जो हाल ही में पुस्तकें जारी की गई हैं, प्रकाशित की गई हैं, उन पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इंडिया रेनेसांस द मोदी डेकेड पुस्तक के संपादक कौन है? रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित या अरुंधति राय। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही है। अब यहाँ पर डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित जो है ये इंडिया रेनेसांस द मोदी डेकेड यानी कि 2014 से लेकर 2024 के बीच जो मोदी का डेकेड है उसके बारे में ये किताब प्रकाशित की गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये किताब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बीसीसीआई अवार्ड्स 2023-24 में पाली उमरीगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष वर्ग में किसे मिला है? ठीक है, जो पाली उमरीगर अवार्ड है ये सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर की श्रेणी में किसको प्रदान किया गया है? पुरुषों की कैटेगरी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या शुभमन गिल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, महिलाओं की कैटेगरी में बात करें तो स्मृति मंदाना को प्रदान किया गया है। वहीं पर पुरुषों की कैटेगरी की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया पुरुषों की कैटेगरी में पाली उमरीगर अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड 2023-24 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड 2023-24 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? रविचंद्रन अश्विन, केएल राहुल, ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, आप जो अपने दिमाग में सोचिए और अपने कॉपी पे जहां आप लिख रहे हैं ना उसको टिक करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन को बीसीसीआई के द्वारा स्पेशल अवार्ड प्रदान किया गया 2023-24 के लिए। और वहीं पर सीके नायडू अवार्ड किसको दिया गया था? तो सीके नायडू अवार्ड जो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया। पाली उमरीगर की बात कर ले तो पाली उमरीगर जो अवार्ड है वो पुरुषों की कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को दिया गया है और महिलाओं की कैटेगरी में स्मृति मंदाना को प्रदान किया गया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जो नवीन चावला है, ठीक है, नवीन चावला इनका निधन हो गया था। पूर्व इलेक्शन कमीशन थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो इनका निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में। अब इनके कार्यकाल के बारे में आपको बताना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2006 से 2008 तक, 2009 से 2010 तक, 2011 से 2013 तक, 2014 से 2016 तक। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर तो 2009 का जो इलेक्शन था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। डॉक्टर जो ये नवीन चावला है ना, ठीक है, नवीन चावला पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन्हीं के कार्यकाल में देखा जाए तो 2009 का जो आम चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर इसी कारण से देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 2009 से 2010 के बीच में इनका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान या मनोज तिवारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री के द्वारा ही कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण सम्मेलन इत्यादि होते हैं, सम्मेलन, फेस्टिवल, उस दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आइए देखें अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किस संस्थान ने किया है? कौन सी संस्थान है जिसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है? और इसका उद्घाटन भी जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण का उद्घाटन भी कर दिया गया है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इस्कॉन, ऑप्शन बी दे रखा है चिन्मया मिशन, ऑप्शन सी दे रखा है बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, और ऑप्शन डी दे रखा है रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण टेम्पल जो है इन्हीं के द्वारा, ठीक है, ये संस्थान जो है इसी संस्थान के द्वारा अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है?
राष्ट्रपति का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राष्ट्रपति कौन है और जो दक्षिण अफ्रीका है इसकी राजधानी, ये दो चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमारा आपका इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है, ये दो प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट में देना है। चलिए अगला प्रश्न देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? देखिए ये चर्चा में क्यों आ गए थे, 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। चार दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए थे, इसी कारण से यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है आपको बताना है। एंटोनियो गुटेरस, फिलमोन यांग, वोल्कन वोजिकिर, फिर उसके बाद अगर जो देखा जाए तो मारिया फर्नांड। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिलमोन यांग जो है ये 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं और ये 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए थे। इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकी पहली भारत यात्रा है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो एआई एक्शन समिट 2025 की सह अध्यक्षता कौन करेगा? जो एआई एक्शन समिट है 2025 इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? जो बाइडेन और ऋषि सुनाक, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रोन या स्कॉट मॉरिसन, जस्टिन ट्रूडो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके बारे में मैंने अभी कल ही के वीडियो आपको बताया था, कल जो वीडियो अपलोड हुआ था दोपहर में, उसी वीडियो मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जो है वो यहाँ पर देखा जाए जो एआई एक्शन समिट 2025 आयोजित किया जा रहा है इसमें सह अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी दोनों एक साथ मिलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले और चीजें बता रखी हैं और उसी पर आधारित अगला क्वेश्चन भी है, एआई एक्शन समिट पर आधारित क्वेश्चन नंबर 18 भी है, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि कल ही मैंने बताया है, तो इस 18 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। बताइए एआई एक्शन समिट के पहले 2 संस्करण किन देशों में आयोजित किए गए थे? पहले जो 2 संस्करण थे वो कहां पर आयोजित किए गए थे, कौन से देशों में आयोजित किए गए थे, इसके बारे में आपको बताना है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया, भारत और फ्रांस, जापान और कनाडा। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर के आगे ऑप्शन सिर्फ लिख दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका उत्तर क्या है। 19वां देखें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम के किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है? स्किल इंडिया कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? आपको बताना है। इसका उत्तर सही आंसर क्या हो जाएगा? 2024, 2025, 2026 या 2027। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न टिक कर लिया होगा और यहाँ पर इस प्रश्न को मैंने कल ही आपको बताया था कि 2026 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया, उस दौरान देखा गया ये स्किल इंडिया मिशन है इसको 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई है? कौन कौन सी योजनाओं को इंटीग्रेट कर दिया गया है आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, एकीकृत करके कौन कौन सी योजनाएं एक साथ समाहित कर दी गई हैं स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन बी कह रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान। ठीक है, जन शिक्षण संस्थान। ऑप्शन सी कह रहा है डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और सागरमाला परियोजना। ऑप्शन डी कह रहा है मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी योजना है जिनको एक साथ समाहित कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो स्किल इंडिया कार्यक्रम है जो 2026 तक इसको मंजूरी प्रदान कर दी है जारी रखने के लिए, इसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और साथ ही साथ जन शिक्षण संस्थान योजनाओं को एक साथ समाहित कर दिया गया, एक कर दिया गया है और ये 2026 तक जारी रहेंगी। ठीक है, आगे हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए किन 2 नए इंटरनेट डोमेन की शुरुआत की है? कौन कौन से इंटरनेट डोमेन है जिनकी शुरुआत की गई है आपको कमेंट में बताना है। कल ही मैंने इसको पढ़ाया है और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। जब भी आप प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर के आगे जो भी आपका आंसर हो A, B, C, D। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने उत्तर दिया उसका। ठीक है, और उत्तर देना अनिवार्य है। जिस प्रकार से आप चाहते हैं
कि लगातार ऐसी जो रिवीजन वाली क्लासेस हैं वो आते रहे, और रिवीजन वाली क्लासेस आते रहने के पीछे आप लोगों का भी सहयोग बहुत जरूरी है। जब आप लोग सहयोग ऐसे लगातार बनाए रहेंगे, लगातार रिस्पॉन्स करते रहेंगे, व्यूज बढ़ते जाएंगे, हमारे जो कंटेंट है, कंटेंट और रिच होते चले जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ आप साझा करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि हाँ आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं, आप लोग भी एकीकृत हो रहे हैं हमारे साथ में। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग जो प्रश्न पूछे जाए उनका प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है फिनटाइन डोमेन। ठीक है, जो फिन डॉट इन है, फिन डॉट इन, फिनटाइन कह रहा सॉरी, फिन डॉट इन डोमेन किसके लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया है? केवल सरकारी बैंकों के लिए लॉन्च किया गया है, वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए लॉन्च किया गया है, या सभी प्रकार के ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया है, या केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है? तो कल ही मैंने इसको आपको बताया था कि जो बैंक डॉट इन है वो बैंकिंग सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया है, जबकि जो फिन डॉट इन है ये वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? ये दोनों आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। और किस लिए? जो बैंकिंग फ्रॉड होता है ना, बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए इसको जारी किया गया है। ठीक है, ये डोमेन जो है ये जारी किए गए हैं किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए बैंक डॉट इन और फिन डॉट इन डोमेन लॉन्च किया गया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? रेपो रेट में कितनी परसेंट की कटौती कर दी है? आपको बताना है। 0.01%, 0.25%, 0.50% या 0.75%। और ये प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसका उत्तर भी आपको ही कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को टिक करके, या टिक करके क्या, उस ऑप्शन को ही लिख दीजिएगा कि इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। रेपो रेट में कटौती का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? जो रेपो रेट होती है अगर उस पर कटौती करते हैं तो इसका प्रभाव सीधे किस पे पड़ता है? आपको बताना है। पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों पर पड़ते हैं, बैंक लोन की ब्याज दरों पर पड़ते हैं, शेयर बाजार के इंडेक्स पर पड़ता है, या सोना और चांदी की कीमतों पर पड़ता है? तो अगर जो हम रेपो रेट की बात कर ले तो कल मैंने आपको बताया था जो रेपो रेट होते हैं, रेपो रेट की दर जब कम की जाती है तो बैंक लोन जो होते हैं सस्ते हो जाते हैं। बैंक जो होता है जो आरबीआई से अल्पकालीन जो ऋण लेता है, ठीक है, तो वो रेपो रेट जो होता है उसी जो ब्याज होता है जो बैंकों को देना होता है आरबीआई को, वही होता है रेपो रेट। अब आरबीआई ने और अपना रेपो रेट जो है वो कम कर दिया है, तो इसके कारण क्या हो गया है, जो लोन है लोन सस्ते हो गए हैं। ठीक है, ब्याज कम देना पड़ेगा बैंकों को। तो यहाँ पर देखा जाए तो बैंक लोन की ब्याज दरों पर सीधा प्रभाव पड़ता है जब रेपो रेट में कटौती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार आईवीएफ तकनीकी से कंगारू भ्रूण तैयार किया? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार आईवीएफ तकनीकी से कंगारू भ्रूण तैयार किया है? ठीक है, कंगारू भ्रूण तैयार किया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने, कनाडा के वैज्ञानिकों ने, या जर्मनी के वैज्ञानिकों ने? ये सारे पॉइंट मैं आपको कल ही पढ़ाया था, कल के वीडियो में ही पढ़ाया था। ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से कर लोगे। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड विश्वविद्यालय है वहीं के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी से, ठीक है, आईवीएफ तकनीकी से जो कंगारू भ्रूण है ना, अब कंगारू भ्रूण को तैयार किया है। और इससे फायदा क्या होगा? जो लुप्त प्राय मर्सूपियल कंगारू है उनकी संरक्षा के दृष्टिकोण से, संरक्षण के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, उनको संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सफलता है, ये सफलता कंगारुओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और किस देश के वैज्ञानिकों ने ये तकनीकी सफलता हासिल की है? तो ये तकनीकी सफलता हासिल की है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपको बताना है जो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, जापान, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कल ही मैंने आपको बताया था चीन है यहाँ पर, तो चीन मेजबानी कर रहा है। ठीक है, चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार। आगे हम बात करें, और ये कब से कब तक चलेगा ये भी आप जान लीजिए। ये 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है
14 फरवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 भी, कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कितने मेंबर हैं भारत की ओर से जो यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं? 59, 88, 34 या 100? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो टीम गई है ना, उस टीम में जो अधिकारी सम्मिलित है, टीम के जो मेंबर हैं, उनको जो हेड करने वाले हैं, वो कितने सम्मिलित हैं? 29 लोग सम्मिलित हैं। और यहीं पर 59 जो है ये खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो टोटल कितने हो गए? 88 सदस्य। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टीम हेड एंड स्टाफ, टीम हेड एंड स्टाफ जो है 29 लोग गए हैं, साथ ही साथ 59 खिलाड़ी गए हैं। और टोटल अगर जो देख लिया जाए, सदस्यों की बात कर लीजिए, यहाँ सदस्यों के बारे में पूछा है कि कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य कितने हो गए? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 88 सदस्य भारत की ओर से गए हैं, जो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन में किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? ये मैंने आपको पढ़ाया है, जो 7 फरवरी का वीडियो आया था। 7 फरवरी के वीडियो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर आप बताइए, रतन टाटा, डॉक्टर अशोक भाटिया, नारायण मूर्ति या आनंद महिंद्रा? ठीक है, तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अशोक भाटिया जो है, इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार 2025 से। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने डिटेल से 7 फरवरी का जो वीडियो आया था उसमें बहुत डिटेल से बताया था, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। डेली मैं आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, जो लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं या स्किप करके देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं, उनके लिए ये बता दूं कि आज जो ये टेस्ट है, ये टेस्ट अभी तक जो एक हफ्ते पहले पढ़ाया है, उस एक हफ्ते का यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है। और लगातार इसी तरीके से ये टेस्ट आगे बढ़ता रहेगा। अभी आपको बताना ये है कि राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अशोक भाटिया को सम्मानित किया गया। और ये जो वीडियो है ना आज का रिवीजन वीडियो, आप इस रिवीजन टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, इसको रिवीजन की तरह भी ले सकते हैं कि पूरे हफ्ते में हमने क्या पढ़ा एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? जो विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जनेवा, पेरिस, नई दिल्ली या टोक्यो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और मैंने आपको बताया था 7 फरवरी के वीडियो में ही विश्व फार्माकोपियास के बारे में बहुत डिटेल से बताया था कि ये होता क्या है। बेसिकली ये मानक और विशिष्टता, जो दवाएं होती है ना, दवाओं का मानक तैयार करने का एक, फार्माकोपियो का मतलब होता है फार्माकोपिया। ठीक है, एक जैसे मानक होता है, तो उसी मानक को निर्धारित किया जाता है। जैसे पैरासीटामोल दवा है, अब पैरासीटामोल दवा में जो बहुत से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एपीआई होते हैं, ठीक है, तो कितना एपीआई, कौन किसकी मात्रा कितनी होगी, इन्हीं सब मानकों को निर्धारित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जो फार्माकोपिया होता है, इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर देखा जाए तो विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजित किया गया था। और ये कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें क्या कह रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, ठीक है, डीएलएक्स 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो होगा वो मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन भी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो इसका आयोजन कब से कब तक होगा और ये कहां पर आयोजित होगा, इसके बारे में पहले जान लीजिए। ये आयोजित होगा यशो भूमि, ठीक है, कन्वेंशन सेंटर में। यशो भूमि जो कन्वेंशन सेंटर है वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और 20 से 21 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन होगा। 20 से 21 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन होगा। और कौन सा संस्करण है? संस्करण मैंने आपको कल ही बताया था, 6ठा संस्करण है। ठीक है, 6वां संस्करण है। और इससे रिलेटेड चीजें आगे और भी देख लीजिए। उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, चमड़ा उद्योग और निर्यात रोजगार को बढ़ावा देना, भारतीय सिनेमा का प्रचार करना, या जलवायु परिवर्तन में जागरूकता को फैलाना। तो जैसा कि आप पता चल रहा है कि लेदर एक्सपो है, तो जाहिर सी बात है लेदर एक्सपो है तो सिनेमा उनिमा को तो बढ़ावा नहीं देगा, ये कृषि को बढ़ावा नहीं देगा, सिनेमा को बढ़ावा नहीं देगा, जलवायु परिवर्तन से तो ठीक है,
लेकिन ऑप्शन हमारा जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि चमड़ा उद्योग के निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का मुख्य उद्देश्य यही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। क्वेश्चन नंबर 32 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वेंकट रमन किस भाषा में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले न्यूज रीडर थे? कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? स्वतंत्रता का जो न्यूज रीडिंग की थी इन्होंने आकाशवाणी पर, हिंदी में, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपने टिक कर लिया होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर है तेलुगु, सॉरी तमिल। ठीक है, तमिल में रेडियो सिलोन। रेडियो सिलोन पर इन्होंने न्यूज रीडिंग करी थी सुबह 5:45 पर। 5:45 पर इन्होंने तमिल भाषा में बताया था कि भारत आजाद हो चुका है। और 102 साल की अवस्था में, कितनी साल की अवस्था में? 102 साल की अवस्था में इनका निधन हो गया। आकाशवाणी के वेटरन न्यूज रीडर थे ये। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया अपने वीडियो में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। वित्त मंत्रालय ने किन एआई टूल्स के उपयोग पर रोक लगा दी है? कौन से एआई टूल्स है जिनके उपयोग पर वित्त मंत्रालय के द्वारा रोक लगा दी गई है? चैट जीपीटी, डीप सीक, गूगल मीट, जूम, फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं ये ऑफिस के जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैब है, मोबाइल है, वहां पर ना ही ये डीप सीक का यूज करेंगे, ना ही चैट जीपीटी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डाटा के जो लीक है, जो डाटा लीक है ना, तो डाटा लीक होने की संभावना है कि मंत्रालय के या विभाग का डाटा लीक हो सकता है। इस वजह से चैट जीपीटी और डीप सीक पर प्रतिबंध लगा दिया है वित्त मंत्रालय ने कि हमारे यहाँ पर वित्त मंत्रालय की जो ऑफिस है वहां पर आप इसका यूज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। और यहाँ डीप सीक की बात कर ले तो डीप सीक पर इटली ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने, ताइवान ने और दक्षिण कोरिया ने प्रतिबंध लगा दिया है। इन्होंने अपने देश में बैन कर दिया डीप सीक को। डीप सीक जो है ये चाइनीज एआई ऐप है और ये जो जैसे गूगल का प्ले स्टोर होता है वैसे एप्पल का जो प्ले स्टोर है तो एप्पल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पर डीप सीक उपलब्ध नहीं है, एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। चैट जीपीटी तो दोनों जगह उपलब्ध है, चैट जीपीटी गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है और जो एप्पल का iOS है उस पर भी उपलब्ध है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 34। सूरजकुंड मेला 2025 का थीम राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य थीम स्टेट है जो सूरजकुंड मेला आयोजित किया जा रहा है? फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर जो थीम स्टेट है, थीम स्टेट के बारे में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है बिहार, झारखंड, ऑप्शन डी कह रहा है पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो है ये सूरजकुंड मेला 2025 जो आयोजित किया जा रहा है, सूरजकुंड मेला का ये थीम स्टेट है। और वहीं पर अगर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर ले, इंटरनेशनल संगठन की बात कर ले कि कौन सा इंटरनेशनल संगठन है जो सूरजकुंड मेले का थीम संगठन है, तो बिम्स्टेक। कौन सा है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक संगठन जो है ये फोकस है, फोकस संगठन है। और वहीं पर फोकस स्टेट की बात कर ले तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो है वो फोकस स्टेट है। अगले प्रश्न पर आए तो सचिन नाग को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? कौन सी संस्थान है जिसने सचिन नाग को हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय खेल प्राधिकरण या एशियाई खेल महासंघ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ है। अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ ने सचिन नाग को, ठीक है, सचिन नाग को एशियाई खेलों में तैराकी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे सचिन नाग। और इनको अब अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ जो है इसने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 36। प्रिंस करीम आगा खान किस समुदाय के आध्यात्मिक देवता थे? इनका हाल ही में निधन हो गया और माना जाता है
ये पैगंबर मोहम्मद साहब के ये वंशज थे, ठीक है, इनको पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता था। तो ये आपको बताना है कि ये किस समुदाय के, किस मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, इस्माइली मुस्लिम या अहमदिया मुस्लिम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि विभिन्न देशों में इनके जो शिक्षा के क्षेत्र में साथ ही साथ बहुत से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल, एनजीओ चलते हैं इनके, ठीक है, और इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और जब कोई व्यक्ति जो भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया हो तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको ये आप शामिल करके रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में कि प्रिंस करीम आगा खान किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, इस्माइली मुस्लिम या अहमदिया मुस्लिम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। कहां पर? दुबई में आयोजित किया जाएगा। और यहां पर विभिन्न देशों के जो आध्यात्मिक नेता हैं वो सम्मिलित होंगे, साथ ही साथ 10 नोबेल पुरस्कार विजेता भी यहाँ पर शामिल होंगे और विभिन्न देशों के जो पीस कीपर्स हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? जो आयोजन हो रहा है ना, ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, IM पीस कीपर्स मूवमेंट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है या ग्रीन पीस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? और इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। IM पीस कीपर्स मूवमेंट के द्वारा जो ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट है इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? दुबई में। और भारत की ओर से बाबा रामदेव शामिल हो रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी इत्यादि शामिल हो रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या है? थीम भी आपको बताना होगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे परीक्षा पूछ सकता है। इसका थीम आपको बताना है विश्व शांति के लिए सद्भाव, शांति के लिए एकजुटता। ऑप्शन सी कह रहा है एक ग्रह एक आवाज। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति। ऑप्शन डी कह रहा है न्याय और विकास के लिए शांति। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ हमारा राइट आंसर है। एक ग्रह एक आवाज, वन प्लेनेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। ठीक है, ये इसका थीम है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर आपको कमेटी का जो कमेटी है उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम बताना है। ये कमेटी UCC के लिए जो कमेटी बनाई है गुजरात सरकार के द्वारा बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजना देसाई, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा या न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन, आपने मुझे उम्मीद है टिक कर लिया होगा, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है रंजना देसाई जी, और इन्हीं को बनाया गया है जो गुजरात सरकार के द्वारा UCC लाने का जो मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी गठित की गई है उसका अध्यक्ष बनाया गया है रंजना देसाई जी को। आगे हम बात कर ले, गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का मसौदा तैयार करने के लिए समिति को कितने दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है? कमेटी को कितने दिन का टाइम दिया गया है कि कमेटी गठित करने के बाद इतने दिन के भीतर आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए और बताना है यहाँ पर 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। 45 दिन के अंदर जो ये कमेटी है, ये कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी गुजरात सरकार को और बताएगी कि कैसे UCC से संबंधित जो भी प्रोविजन है उन प्रोविजन के बारे में और कैसे कैसे इसको लागू करना, वो सारा रिपोर्ट मसौदा तैयार करके गुजरात सरकार को सौंपेगी। ठीक है, अभी देखा जाए तो 26 जनवरी से देखा जाए तो उत्तराखंड में UCC लागू हो गया है। आगे हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 42। अब UCC से संबंधित क्वेश्चन, उत्तराखंड वाला जो प्रश्न था वो पुराना हो गया, नए प्रश्न पे आइए, गुजरात से पूछेगा। गुजरात सरकार द्वारा गठित UCC समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी CL मीणा, अधिवक्ता RC कोडकर,
आरसी कोडेकर, शिक्षाविद दक्षेश ठक्कर या आरबीआई गवर्नर, पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन इसमें शामिल नहीं है यूसीसी समिति में? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आरबीआई जो पूर्व आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो यहाँ पर शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों लोग यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तीनों लोग यहाँ पर शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन 43। चीन 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस मिशन के तहत रोबोट फ्लाइंग डिटेक्टर भेजेगा? कौन सा मिशन है जिसके तहत एक रोबोट भेजेगा फ्लाइंग डिटेक्टर? अब ये फ्लाइंग डिटेक्टर रोबोट जो है ये वहां पर जाएगा और वहां पर पानी की खोज करेगा। ठीक है, वहां पर जाएगा, चंद्रमा पर पानी की खोज करेगा। तो किस मिशन के तहत? तियानबेन 2, चांग 6, चांग 7 या सेंझाऊ 15? कौन सा मिशन है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और इसके बारे में जब मैंने आपको बताया था तो बताया था कि जो चांग 7 मिशन है, ठीक है, चीन के द्वारा चांग 7 मिशन के अंतर्गत एक रोबोट भेजा जाएगा और उसका नाम फ्लाइंग डिटेक्टर रोबोट है। ये उड़ने वाला रोबोट है और ये जाएगा चंद्रमा पर, वहां पर लैंड करेगा और वहां पर पानी की खोज करेगा। ठीक है, अब चंद्रमा पर लैंड कहां करेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 44 है। चीन चंद्रमा के किस क्षेत्र में पानी की खोज के लिए फ्लाइंग डिटेक्टर तैनात करेगा? जो फ्लाइंग डिटेक्टर है, फ्लाइंग रोबोट है, ठीक है, हेलीकॉप्टर के जैसा ही ये रोबोट है, और इसको कहां पर तैनात किया जाएगा? चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा के भूमध्य रेखा पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, या चंद्रमा के सुदूर पक्ष पर, यानी कि जो छिपा हुआ हिस्सा है वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा, मतलब तैनात किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, यहीं पर चीन अपना जो रोबोट है उस रोबोट को भेज रहा है, और इस रोबोट का नाम है फ्लाइंग डिटेक्टर। और ये रोबोट जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, उतरेगा, वहां पर जो पानी है, पानी की खोज, बर्फ है, बर्फ को चेक करेगा और पानी की खोज करेगा। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन? डोगरी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? डोगरी भाषा के लिए जो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसको प्रदान किया जाएगा? माधव कौशिक, चमन अरोड़ा, रणजीत सिंह या अजय सोढ़ी? तो आपको सही आंसर बताना है, और इसके बारे में आपके वीडियोस में जो आते हैं वीडियोस, उसमें मैंने आपको बताया था, और ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा चमन अरोड़ा। ठीक है, चमन अरोड़ा जो है, चमन अरोड़ा, इनको किस भाषा के लिए? डोगरी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब किस किताब के लिए प्रदान किया जाएगा, इसी पर आधारित है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, क्या कह रहा है कि चमन अरोड़ा को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? कौन सी किताब है? पहाड़ों की गूंज, एक होर अश्वत्थामा, डोगरी साहित्य यात्रा या नदियों का सफर? ये 4 किताबें यहाँ पर लिखी हुई है। इन 4 किताबों में से कौन सी किताब है जिसके लिए चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही है। एक होर अश्वत्थामा ये किताब है, ये चमन अरोड़ा के द्वारा लिखी गई है, और इसी किताब के लिए वर्ष 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है डोगरी भाषा के लिए चमन अरोड़ा को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय मूल की किस गायिका को एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी 2025 पुरस्कार जीता है? ग्रैमी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है ग्रैमी अवार्ड। अवार्ड्स में जब क्वेश्चन पूछेगा तो ग्रैमी अवार्ड, जब आप पीवाईक्यू कभी देखेंगे पलट के, करंट अफेयर वाले पीवाईक्यू, तो वहां पर आपको ऐसे अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बताना है किसके लिए जीता, किसने जीता है? अनुष्का शंकर, चंद्रिका टंडन, रिकी केज या श्रेया घोषाल? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन। ठीक है, जो चंद्रिका टंडन है, चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2025 का। जो भारतीय मूल की इनकी एल्बम का नाम क्या है? एल्बम का नाम है त्रिवेणी, और किस कैटेगरी में दिया गया है उस कैटेगरी से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी 2025 में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता? जो चंद्रिका टंडन है ये इंदिरा नुई, पेप्सिको की जो पूर्व सीईओ थी इंदिरा नुई, उनकी बहन है, बड़ी बहन है चंद्रिका टंडन, और इनको, ये भारतीय अमेरिकी मूल की महिला है, इनको प्रदान किया गया है त्रिवेणी के लिए
किस कैटेगरी में प्रदान किया गया, कैटेगरी आपको बताना है। बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, ऑप्शन बी कह रहा है बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैंट एल्बम, बेस्ट क्लासिकल एल्बम या बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। कौन सी कैटेगरी है जिसमें इनको ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैंट एल्बम की जो कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में चंद्रिका टंडन को सम्मानित किया गया है ग्रेमी अवार्ड 2025 से, और ये सीईओ इंदिरा नूई की बड़ी बहन है, याद रखिएगा, भारतीय अमेरिकी मूल की महिला है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि भारत की पहली नाइट सफारी कहां विकसित की जाएगी? जो भारत की पहली नाइट सफारी कहां पर विकसित की जाएगी आपको बताना है। पूरी दुनिया में अगर जो देखा जाए अभी 4 नाइट सफारी है, ये 5वीं नाइट सफारी होगी, और ये कहां पर विकसित की जाएगी? जयपुर, भोपाल, लखनऊ या देहरादून? तो उत्तर प्रदेश के कुकरेल वन क्षेत्र में भारत की पहली और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी को विकसित किया जाएगा, और कुकरेल वन क्षेत्र जो है वो कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है लखनऊ में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो भारत की नाइट सफारी है लखनऊ में विकसित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, आईफा 2025 में किस फिल्म को सबसे अधिक 9 नामांकन मिले हैं? कौन सी फिल्म है जिसको सबसे अधिक 9 नामांकन मिले हैं? भूल भुलैया 3, स्त्री 2, सरकटे का आतंक, ऑप्शन सी है लापता लेडीज, और ऑप्शन डी है जवान। आपको बताना है जो आईफा अवार्ड 2025 है, इसमें सबसे ज्यादा नामांकन किस फिल्म को मिला है? तो सबसे ज्यादा नामांकन मिला है लापता लेडीज को। 9 नामांकन मिले हैं, किरण राव द्वारा निर्देशित है, और आमिर खान प्रोडक्शन के तहत ये मूवी बनी हुई थी लापता लेडीज, और इसी को सबसे ज्यादा 9 नामांकन प्राप्त हुए। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहां होने जा रहा है? कहां पर आयोजित किया जाएगा? जो आईफा अवार्ड है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? मुंबई, जयपुर, हैदराबाद या दिल्ली? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, 3 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं, बाकी आपका टेस्ट लिया है, और सारे प्रश्न जितने मैंने छोड़े हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथ 2 प्रश्न मैंने और पूछे थे। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, इससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे थे। एक तो राष्ट्रपति का नाम पूछा था, और दूसरा पूछा था राजधानी। ठीक है, राष्ट्रपति और राजधानी। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर, साथ ही साथ जो 3 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े, उन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मैंने यहीं पर इसी वीडियोस में दे दिए हैं। और ये वीडियो एक रिवीजन वीडियो की तरह आप इसको लीजिएगा। एक आप ये मत सोचिएगा कि इसी वीडियो के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंड मत होइएगा। डिपेंड होने के लिए अगर आप डिपेंड होना चाहते हैं तो आप हमारे डेली करंट अफेयर जो वीडियो आते हैं उस पर आप डिपेंड हो सकते हैं, कि आप एक सोर्स वीडियो का फॉलो कर रहे हैं कोई, तो वीडियो के सोर्स में आप उस वीडियो को लग के फॉलो कर लीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में जब मैगजीन आती है तो मैगजीन पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस जो होगा, कॉन्फिडेंस का लेवल जो होगा आपका हाई रहेगा हमेशा से ही, क्योंकि आप लगातार जब करंट अफेयर पढ़ते चलेंगे, वो जो करंट अफेयर के वीडियोज आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज होते हैं। मैं खुद पर्सनली 2 से 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के कंटेंट आपके लिए इकट्ठा करता हूँ। आप एक दिन में एक न्यूज़पेपर पढ़ पाते होंगे, मैं 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ के वहां से जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कंटेंट बहुत, उस कंटेंट का रिव्यू आप जाइए कभी, कमेंट बॉक्स खोल के देखिए, कमेंट बॉक्स में जब आप कंटेंट का रिव्यू देखेंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट का रिव्यू रहता है। ठीक है, तो इसी तरह जो वीडियोस है, वीडियो लगातार आ रहे हैं, आप वीडियोस का फायदा उठाइए। जो हमारी रिवीजन सीरीज आ रही है, रिवीजन सीरीज का फायदा उठाइए। एक आप लोगों के लिए सूचना है, सूचना ये है कि कुछ लोगों का एक सवाल रहता है कि सर जो डेली वीडियोस आते हैं, वीडियोस का हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो डेली पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आप पढ़ने के लिए कहां पर जा सकते हैं? आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर जाइए। जब आप हमारे ऐप पर जाएंगे, ठीक, तो वहां एक वीडियो का सेक्शन होगा, वीडियो का सेक्शन वहां पर दिया होगा, वीडियो। और जब आप वीडियो के सेक्शन को ओपन करेंगे, वीडियो सेक्शन ओपन करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको फरवरी करंट अफेयर का सेक्शन मिल जाएगा। फरवरी करंट अफेयर्स का सेक्शन। अब जैसे ही आप फरवरी करंट अफेयर का सेक्शन ओपन करेंगे, वहीं पर आपको स्लॉट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर वीडियो होगा और यहाँ पर पीडीएफ होगा। ठीक है, वीडियो पीडीएफ, वीडियो पीडीएफ, डे वाइज सारे पड़े हुए हैं। यहाँ जब आप देखेंगे तो 1 फरवरी का वीडियो और पीडीएफ
PDF यहाँ पर डेमो के तौर पर लगा हुआ है। और उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जब आप इसको एनरोल करेंगे बैच में, तो ये एक पैकेज की तरह है। ये पैकेज ऐसा है कि पूरे महीने का, यानी फरवरी महीने का एक पैकेज बना दिया गया है। उस पैकेज की वैलिडिटी जो है वो 1 साल है, ठीक है, 1 साल। और क्या क्या चीजें इसमें आपको मिल जाएगी, जो डेली क्लास PDF होती है वहां पर तो अपलोड कर दी जाती है, साथ ही जो ये टेस्ट वाले PDF है इनको भी अपलोड किए जाएंगे वहीं पर। साथ ही साथ महीने के एंड में, महीने जब महीना एंड होगा फरवरी का, तो कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी। जो कंप्लीट PDF है, पूरे महीने की PDF है, उसको कंप्लीट करके वहीं पर PDF में लगा दी जाएगी। और एक 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, वो क्विज के फॉर्मेट में ऐप पर लगा होगा। उसको आप अटेम्प्ट करके अपने सारे प्रश्न जो होते हैं, यहाँ पर तो मैंने कुछ टेस्ट सॉल्व करा दिए, कुछ क्वेश्चन, लेकिन यूपी PCS और RO के स्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं वो वहां पर क्विज के फॉर्मेट में लगे होंगे। और ये सारा पैकेज जो है ये मात्र वहां पर जब आप देखेंगे तो 25 रुपए दिखाएगा आपको। जो ये पैकेज है ये 25 रुपए का दिखाएगा, लेकिन आपको 25 रुपए पे नहीं करने हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे बाई करने के लिए, तो तुरंत आपको ये 18 रुपए में मिल जाएगा, 25% ऑफ पे 18 रुपए का ये वहां पर आपका पैकेज हो जाएगा। अगर 18 रुपए के हिसाब से देखें तो पर डे ये 60 पैसे के आसपास आपका खर्च होगा, और 60 पैसे में आपकी करंट अफेयर की तैयारी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे आपकी करंट अफेयर की तैयारी, आप PDF ले सकते हैं डेली। आप वो PDF जो है 1 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि फरवरी महीने का लिया, फिर जैसे हमने मार्च का खरीदेंगे तो मार्च का खरीदने के बाद क्या फरवरी का खुलेगा, जरूर खुलेगा। एक महीने वाली है, ठीक है, सेक्शन, उसकी वैलिडिटी 1 साल तक है। 1 साल तक आप फरवरी का खोल के देखिए, 1 साल तक मार्च का खोल के देखिए, ऐसे ही महीने महीने का स्टार्ट करते आप लगातार लगे रहिएगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, और ये सब कुछ आपको मिल सकता है। आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आप वीडियोस का सेक्शन होता है, वहां पर देखिए, या आप ऐप पर जाते हैं तो ऐप पर भी वीडियोस का सेक्शन है, वीडियोस के सेक्शन में जाइएगा। PDF के सेक्शन जो है वहां पर मत जाइए, वहां पर आप खोज रहे हैं। बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर हमको नहीं मिल रहा है, तो ना मिलने का रीजन यही है कि आप वीडियोस के सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी जिनको मैं आप देना चाहता था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। और आज जो था ये टेस्ट था, टेस्ट की वजह से ही जो 8 जनवरी आज जो 9 फरवरी का करंट अफेयर था वो नहीं आ पाया है, लेकिन 9 फरवरी और 10 फरवरी का करंट अफेयर कंपाइल करके एक साथ दिया जाएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा 30 से 35 मिनट का हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन करंट अफेयर एक भी दिन का आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये भरोसा बनाए रखिए, प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।